पिछले कई दिनों से मार्केट्स पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है। वो इस वजह है क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा ट्रिगर कम है, न्यूज़ कम है और काफ़ी हद तक का ये बात भी बोली जा सकती है कि डाटा भी उस तरह से मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। लेकिन सबसे हटकर भी मार्केट के अंदर कई बार इन्वेस्टमेंट्स या फिर बहुत बार इन्वेस्टमेंट्स फंडामेंटल और रीजनिंग के तहत की जा सकती है। कुछ दिन भले ही ठंडे चले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन एट द वेरी लास्ट आपका पैसा बनना चाहिए। और इस पूरी कड़ी को समझाने के लिए कि आज भले दिन ठंडे हैं लेकिन आने वाले दिन बेहतर रह सकते हैं, हमारे साथ आशीष सोमैया जुड़ चुके हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से एक भी हैं और बहुत ही शानदार इंसान भी हैं और बहुत ही मेहनती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नहीं तो मैंने देखा है कई मार्केट के लोग ऐसे होते हैं कि जो बस सुबह शाम अपना काम किया और देन फ्री। लेकिन आशीष भाई के साथ यही है कि वो सुबह शाम काम करने के अलावा वो रात को भी अगर कोई उनको 10 बजे मीटिंग के लिए बुला ले तो चले जाते हैं। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगता है हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके। आशीष भाई एक चीज़ बताइए, पिछली बार की अर्निंग्स को ना सब लोग कोस रहे हैं कि अर्निंग्स ठीक नहीं है, ऊपर से रही कई कसर जीडीपी के नंबर्स ने पूरी कर दी है ना। तो ये दो चार ऐसे ट्रिगर्स आए जो लोगों के मन में थोड़ा डर छोड़ के चले गए हैं। ये सही मानों में बड़ा डर है या फिर ये एक फेज़ है जो आया और एक दो क्वार्टर्स में चला जाएगा? डिम्पी जी, इसके लिए एक्चुअली थोड़ा और डेटा देखना जरूरी है। दो चीजें मैं बोलूंगा। पहले, जैसे आपने अर्निंग्स के बारे में बताया, तो अर्निंग्स को अगर आप थोड़ा न्यूआंस के साथ देखें, सितंबर के अर्निंग्स को, तो इसमें से समझिए मेटल्स और कमोडिटीज निकाल देते हैं, तो अगर आप देखें टोटल ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी घटत हुई थी। लेकिन अगर आप अर्निंग्स में से मेटल्स और कमोडिटीज निकाल दें तो एक मामूली सा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। मतलब पिछले 4 साल अगर आप देखें तो 19-20% कंपाउंडेड अर्निंग ग्रोथ हमने देखा। सितंबर के क्वार्टर में अगर आप मेटल्स और कमोडिटीज निकाल दें तो 10 से 11% का अर्निंग्स का इजाफा देखने को मिला। तो दो चीजें हैं, एक तो अर्निंग्स को एक्स कमोडिटीज देखिए, और दूसरी बात ये भी सही है कि भाई फिर भी एक्स कमोडिटीज भी देखें तभी भी एक स्लो डाउन तो जरूर दिखता है अर्निंग्स में। और दूसरी बात, जैसा आपने बताया जीडीपी का नंबर, देखिए खास बात जीडीपी का नंबर को लेकर के ये नहीं कि 5.4% है। बोलने वाली बात यह है कि वो आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से भी कम है, स्ट्रीट के किसी एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन या कंसेंसस से भी कम है। और उस तरीके से अगर आप देखा जाए तो एक सरप्राइज, बल्कि नेगेटिव सरप्राइज बोलना चाहिए उसको। सो इसके वजह से कंसर्न्स होना लाजमी है। दूसरा चीज, अगर आप देखें कि भाई ऐसा बताया गया है कि पहले 6 महीने में गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं थी, आप समझिए कि 6 में से 4 महीने गवर्नमेंट अपने सीट पे नहीं थी, चेयर में नहीं थी, तो उससे भी थोड़ा लैग हो सकता है। और अब थर्ड क्वार्टर में फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, ये सब चीजों का डिस्कशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलूंगा कि भाई कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए हमको। आने वाले क्वार्टर, ये जो हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वार्टर जो होता है, इसके ये क्वार्टर के एंड में क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग नॉर्मलाइज होती है, क्या थोड़े कंजम्पशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, क्या इस क्वार्टर के बाद जीडीपी ग्रोथ में थोड़ा अपटिक देखने को मिलता है, ये क्वार्टर के बाद की अर्निंग्स कैसी आती है। तो ये सब चीजें देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी का जो मंथ है वो क्रिटिकल रहेगा, और उसके बाद फर्स्ट फरवरी को फिर बजट आ जाएगा। तो डेफिनेटली काफी अनसर्टेनिटीज हैं। तो इसीलिए, और जैसा आपने शुरुआत में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मार्केट काफी समय तक मार्केट कहीं जा नहीं रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि लोग अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, और मार्केट बता नहीं पा रहा है कि भाई किस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए, किस तरीके के वैल्यूएशंस होने चाहिए। इसीलिए एक तरीके से आप देखें तो फ्लैट लाइनिंग हो रही है और कोई ट्रेंड नहीं नजर आ रहा। ठीक है आशीष जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आशीष जी देखिए, बाजार में कहीं ना कहीं दिसंबर के मिडिल में आके हम खड़े हैं। एफआईएस की थोड़ी लिक्विडिटी ड्राई होती है, उसके चलते सुस्ती भी आती है, और लोग ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा दायरे में रहेगा बाजार। और अगर आपको देखना है तो इंडेक्स देखिए, स्टॉक्स देखिए, मतलब सेक्टर देखिए, स्टॉक देखिए, इंडेक्स को देखना छोड़ दीजिए। आप जरा बताइए कि अगर हमें सेक्टर अगर देखनी है तो कौन से सेक्टर पर, कंजम्पशन को लेकर चैलेंजेस हैं। आईटी की बात करें तो लगातार वैल्यूएशन वाली चिंता सता रही है। अब तो आपके हिसाब से जहां वैल्यूएशन फेयर हो, ग्रोथ हो, वो कौन से स्पेसेस हैं सर? सी, अभी दो रिस्क हैं। आपकी और डिम्पी जी की बात अगर मैं मिलाता हूं, जो आपने भी बोला, तो पहली चीज ये देखनी चाहिए हमको कि मैंने देखा है अक्सर जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, थोड़े समय तक, अब देखिए ऐसा माहौल आ गया है कि भाई पिछला 3 महीने 6 महीने का भी रिटर्न कुल मिला के अगर आप इंडेक्स देखें, डाइवर्सिफाइड फंड्स देखें,
तो पिछले 3-4 साल में जिस रफ्तार से रिटर्न बना, वॉलेटिलिटी रही जरूर, लेकिन रिकवरी भी हुई, और जिस रफ्तार से रिटर्न बना उस तरीके का रिटर्न आपको पिछले 3 महीने 6 महीने में दिख नहीं रहा है। और जिस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हो, जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, उससे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आने वाले 2-3 महीने में भी कोई बहुत बड़ा ट्रेंड हमने को देखने मिलेगा, बिकॉज काफी सारे इवेंट्स है यहाँ पे। जैसे यूएस में ट्रम्प ट्रांजिशन है, फिर यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी, डॉलर का मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने बात की, हमारे जीडीपी के डेटा, अर्निंग्स के डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे यहाँ पे बजट, हम कितना भी उसको रूटीन में लें, बट फिर भी बजट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है। तो काफी सारे इवेंट्स जो हैं आने वाले 1-1.5 महीने में, ये मार्केट इवेंट्स का इंतजार करेगा, डेटा का इंतजार करेगा। ऑलरेडी वी आर इन अ सिचुएशन जहां पे अगर आप देखें ध्यान से, तो पिछले 3 या 6 महीने से मोर और लेस लोगों का कोई बहुत ज्यादा रिटर्न बनता नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर आप एक्टिवली, अगर हम सब एक्टिव फंड मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत अल्फा जनरेट कर लेते हैं। जैसे पिछले 3 महीने में 4-5% अल्फा बना है, लेकिन इंडेक्स का रिटर्न करीब करीब 0 के बराबर है। और कुछ फंड का अल्फा बनता है, कुछ का नहीं बनता है, तो आप समझ लो कि भाई 3 महीने से रिटर्न नहीं बन रहा है, और आने वाले 2-3 महीने भी कुछ ज्यादा हम लोगों को ट्रेंड्स दिख नहीं रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जब रिटर्न नहीं बनता है तो फ्लो भी एक तरीके से थोड़ा डायरेक्शनलेस होने लगता है। अब आप कह रहे हैं जैसे सेक्टर्स की बात है, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है कि भाई मार्केट में अगर कोई मैक्रो टेलविंड नहीं है, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, और 2022-23 की तरह कुछ 4-5 सेक्टर मार्केट को खींच नहीं रहे हैं, तब जाकर के हमारे लिए बढ़िया समय है, क्योंकि स्टॉक पिकिंग काम करता है। और उसी में आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ पे स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए। सो देखिए, जो चीजें पिछले 3-4 साल से नहीं चली है वहीं पे स्टॉक पिकिंग करना चाहिए। तो उसमें अगर आप देखें जो बड़े बड़े, जैसे पहले तो मैं बोलूंगा लार्ज कैप्स, और दूसरी बात अगर आप देखें तो जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस के थोड़े स्टॉक्स काफी चल गए हैं, बट फिर भी अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ अभी भी मौजूद है। सो बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल कंपनीज, आईटी कंपनीज, हेल्थ केयर कंटिन्यूस टू बी एक फोकस का एरिया। तो ये सब चीजें देखिए, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, पिछले 5 साल में निफ्टी का रिटर्न 14-15% कंपाउंडेड है, कोई बहुत ज्यादा अति नहीं हुई निफ्टी में। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने निफ्टी से 3-4-5 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है, और अभी मैंने आपको कुछ बड़े बड़े सेक्टर्स के नाम बताए जिनका रिटर्न निफ्टी के साथ या निफ्टी से कम है, और मार्केट में भी आपको रोटेशन दिख रहा है। तो कुल मिला के जो चीजें पिछले 3-4 साल में अंडर परफॉर्म की हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली। आशीष, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। जहां हम स्टॉक पिकिंग की बात कर रहे हैं, एंड यू आर राइट व्हेन यू से कि जो सेक्टर्स हैं जहां वॉलेटाइल एक्शंस या पिछले कई क्वार्टर से जहां एक्शन नहीं दिखा, उन पर भी फोकस होना चाहिए। ये फार्मा और सीडीएमओ प्लेयर्स, सिलेक्टेड सीडीएमओ कंपनीज पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि इन दिनों अगर देखें, सारी की सारी उम्मीदें टिकी थी यूएस के बायोसिक्योर एक्ट पर। ऑफ कोर्स ये डिले हुआ है, नॉट कंप्लीटली ऑफ द शेल्फ, लेकिन फिलहाल तो डिले होता हुआ देखने को मिला है। जहां डिफेंसिव्स की ही हम बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर का आपने जिक्र भी किया, फार्मा और सीडीएमओ पर आपका टेक क्या होगा? तो देखिए, इसमें एक्चुअली सबसे मेजर चेंज अगर मैं आपको बोलूं तो ये है कि 5 साल पहले तक लोगों के पास आइडियाज की कमी होती थी। 5 साल पहले तक क्या होता था कि 2-4 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां और 2-4 डोमेस्टिक मिड कैप कंपनियां, उसको लेकर के सेक्टर शुरू और खत्म हो जाता था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो हम पूरे के पूरे 25-30 स्टॉक के फार्मा और हेल्थ केयर फंड चला रहे हैं, जिसमें जैसा कि आपने बताया सीआरओ, सीडीएमओ है, डोमेस्टिक कंपनीज है, यूएस फोकस्ड कंपनीज है, ब्रांडेड है, जेनेरिक है, हॉस्पिटल्स है, डायग्नोस्टिक्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल सप्लाईज है, हेल्थ इंश्योरेंस है। तो पहली बात तो क्या है कि ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है, इसमें एक भारी तरीके से फॉर्मलाइजेशन हो रहा है डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स। और जो आपने बोला जैसे बायोसिक्योर एक्ट, ये बात सही है कि भाई थोड़ा बहुत समझो यूएस की पॉलिसीज या यूएस और चाइना में कुछ गिव एंड टेक होता भी है, लेकिन जो कंपनीज यहाँ पे अल्टीमेटली जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इनके जो फंडामेंटल्स हैं, उनकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, और वो जिस तरीके का डिफरेंस या कॉम्पिटेंसी ला करके डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, हमको उस पे बॉटम अप बेट करना चाहिए। एक टेलविंड बन सकता था जैसा आपने बताया, चलिए उसमें कुछ रीथिंकिंग हो रही है या वो पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल्स फिर भी इसके काफी स्ट्रांग हैं। आपसे बातचीत करके और आपसे इन्फॉर्मेशन लेने का हमारी इच्छा तो बहुत है, लेकिन करें क्या, थोड़ा सा समय पूरा हो गया है शो को वाइंड करने का, इसलिए आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। किस दिन और
कुछ और सवाल भी होंगे तो आपसे पूछेंगे ज़रूर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।